सॉरी मेरा माइक ऑफ था। तो हम यूनिक क्वालिटीज़ की जब बात कर रहे थे तो उसमें पहले हमने बात की इन्वायरमेंट के हवाले से, सॉइल के हवाले से, मार्केट्स के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। ठीक है, इसके बाद प्लांट की क्रॉप्स भी डेफिनेटली किसी भी फार्मिंग सिस्टम का पार्ट होती हैं। उसमें प्लांट्स, कौन से प्लांट्स या क्रॉप जो है वो आप लगा रहे हैं, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हर फार्म पे एक जैसी क्रॉप्स या एक जैसे प्लांट जो है वो आप लगा रहे हो, एक जैसी वैरायटीज लगा रहे हो, वो डिफरेंट होती हैं। इसलिए ये भी एक यूनिक क्वालिटी होती है किसी भी फार्म की। इस तरह से एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, कि एनिमल का जो जेनेटिक रिसोर्स है, हो सकता है किसी फार्म पे चोलिस्तानी ब्रीड हो की हो, कहीं पे सहीवाल हो, कहीं पे ऑस्ट्रेलियन हो, कहीं पे फ्रीजियन हो। तो अब तो एक कंसेप्ट नया आया है जो इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से बहुत सारे जो है काउस, डेयरी सेक्टर में इंपोर्टेड काउस जो है वो इंपोर्ट हो रही हैं। तो इस तरह से डेफिनेटली वो हर फार्म की एक यूनिक क्वालिटी होगी कि अगर उसमें एनिमल का जो जेनेटिक रिसोर्स है उसके हवाले से। इस तरह से फार्म पे इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इम्प्लीमेंट्स आपके पास कौन से हैं? किसी के पास सिर्फ एक ट्रैक्टर होता है तो वो समझ रहा होता है कि मैं मैकेनाइजेशन फार्म पे अचीव कर ली है। तो किसी ने सारी एसेसरीज रखी होती हैं, फर्ज करें उसके पास कल्टीवेटर भी है, डीप फ्लोइंग के लिए भी है। इस तरह से उसके पास जो है लोडिंग के लिए भी चीज़ें हैं। उसके पास जो है अपना लोडिंग के लिए भी है। इसी तरह से उसकी जो है अपना जैसे हार्वेस्टिंग के लिए हमने कहा कंबाइन हार्वेस्टर या बाकी चीज़ें भी उसके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, हाई एफिशिएंसी को इरिगेशन सिस्टम जो उसने इंस्टॉल किए हुए हैं। इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो डेफिनेटली वो तो एक मैकेनाइजेशन है। लेकिन अगर सिर्फ एक ट्रैक्टर और एक कल्टीवेटर रख के हम कहें हम मैकेनाइजेशन, मैकेनाइज फार्म है, तो वो डेफिनेटली मैकेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ ट्रैक्टराइजेशन तो आप उसको कह सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट्स में भी यूनिक हो सकता है कोई भी फार्म। कई फार्म बहुत एडवांस हैं, उन्होंने जो है जो भी लेटेस्ट इम्प्लीमेंट अवेलेबल होता है उनके पास, यानी जीरो टिलेज की मशीन से लेकर और जो है इस तरह की उनने मशीन्स रखी हुई हैं जो सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख रही हैं, रिसोर्सेज को भी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। वो अपना ये भी देखते हैं कि सिर्फ रोटावेटर ना यूज़ करें कि जैसे सॉइल की कंपेक्शन हो, बल्कि उसके अल्टरनेट जो अवेलेबल है दुनिया में इम्प्लीमेंट्स उस तरह के यूज़ कर रहे हैं। तो खैर ये है हर एक फार्म की जो है वो उस हिसाब से इम्प्लीमेंट्स के हिसाब से भी यूनिक हो सकता है। लेबर अवेलेबिलिटी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और अब चैलेंज है फ्यूचर में जो सबसे बड़ा, वो लेबर का है। बाकी दुनिया डेवलप कंट्रीज में तो जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मैकेनाइजेशन पे शिफ्ट कर लिया। हमारे मैकेनाइजेशन पे इतनी जल्दी हम शिफ्ट नहीं हुए, लेकिन अब जो है लेबर की अवेलेबिलिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है ये प्रॉब्लम शुरू हुआ कि एग्रीकल्चर की जो लेबर थी वो शिफ्ट होने लगी विलेज से सिटीज़ में। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अब जैसे कॉटन की पिकिंग की अगर हम बात करें, तो जब कॉटन पिकिंग का सीज़न आता है तो लेबर बहुत शार्ट होती है, लेबर अवेलेबल नहीं होती। उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता मैकेनाइजेशन कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है। तो जिसमें ख़ास तौर पे जैसे राइस की ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से था, उसमें बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व थी, लेकिन अब ट्रांसप्लांटर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं फार्मर्स। उससे काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहा है। तो इस तरह से बाकी भी कुछ चीज़ों में मैनुअली स्विंग होती थी तो उसमें भी प्लांटर्स आ गए हैं। लेकिन कॉटन की पिकिंग का स्टिल जो है इशू है हमारे पास अभी तक। जो है मैकेनिकल कॉटन पिकिंग के लिए कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं है, ना वो कहीं यूटिलाइज हो रही है। उसको भी अब एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो खैर लेबर जो है उसको बिल्कुल हम निगेट नहीं कर सकते, ज़ीरो नहीं कर सकते किसी भी फार्म पे। तो मैकेनाइजेशन जितनी भी हो कुछ ना कुछ लेबर इन्वॉल्व होती है। उस लेबर की अवेलेबिलिटी जो है उस हवाले से भी एक जो है हर फार्म पे डिफरेंस हो सकता है। कहीं पे आपको लेबर जो है वो
अवेलेबल होती है फ्रीक्वेंट, कहीं पे नहीं होती, कहीं पे लेबर आपको चीप अवेलेबल हो जाती है, कहीं पे महंगी लेबर अवेलेबल होती है। इसलिए डेफिनेटली डिफरेंट फार्म पे इसका डिफरेंस मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल फार्म हैज़ इट्स ओन पार्टिकुलर सिस्टम। कोई भी एक इंडिविजुअल फार्म अपना एक पार्टिकुलर सिस्टम रखता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी चीज़ें दूसरे फार्म से मिले। अगर मिलेंगे तो फिर मैं दोबारा उस पर जाता हूँ कि फिर हम उसको टाइप ऑफ फार्म में कहेंगे। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है आपके जो फार्म्स हैं वो एक यूनिक, उनकी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं पे होती हैं और उनके एक अपने जो है पार्टिकुलर सिस्टम होता है। अच्छा, जो है ये तो था हमारे पास फार्मिंग सिस्टम का कंसेप्ट, डेफिनेशन और टाइप ऑफ फार्मिंग, फिर हमने उसकी यूनिक क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स की बात की। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन है उसके बाद हम देखेंगे कि जो एग्रो इन्वायरमेंट है हमारा उसमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसके हवाले से कोई आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट पे आप डिस्कशन चाहते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मेट इस कोर्स का यही होगा कि हम मैक्सिमम क्लास पार्टिसिपेशन करेंगे और इसमें डिस्कशन ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करेंगे। जी, एनीवन। भाई सारे सोए पड़े हैं या क्या बात है? बोल ही को नहीं रहा। क्यों भाई उस्मान? उस्मान, उस्मान क्वेश्चन कोई नहीं है आपका? सर वो आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। सर वो पूछना था इन्वायरमेंट के हवाले से, क्योंकि इस दफा ये वाइट फ्लाई और सब सिले का काफी ज्यादा अटैक था, तो इसका हम कोई और बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे इन्वायरमेंट भी कम इफेक्ट हो और हम अपनी ग्रो को भी अच्छे से ग्रो कर सकें। डेफिनेटली इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज जिसको हम ज़्यादा टर्म अब यूज़ होती है दुनिया सारी में, उसका जी एक बड़ा सर। चैलेंज बना हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। चैलेंज क्या, एक बिल्कुल। कंस्ट्रेंट बनी हुई है पिछले कुछ सालों से। उसमें जो यस है सर। हमारे एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स का कि जो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कंबाइंड एफर्ट जो है वो होनी चाहिए। जैसे हम फार्मिंग सिस्टम की सर। बात करते हैं कि इसमें चीज़ें इन कम्बिनेशन जो है हमें देखनी चाहिए, बजाय ये कि अलग अलग देखें। यस इस तरह से इस प्रॉब्लम को भी हमें इन कम्बिनेशन देखना चाहिए। इसमें सारे एग्रीकल्चर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे एग्रोनोमिस्ट है, सॉइल साइंटिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, एंटोमोलॉजिस्ट है, ब्रीडर है, उन सबको मिल के कलेक्टिव एफर्ट्स करनी चाहिए। यानी ब्रीडर्स क्या कर सकते हैं, एग्रोनोमिस्ट के साथ मिलके ऐसी जो है ना वैरायटीज डेवलप करें जो क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट हो, जिन पे क्लाइमेट चेंज का यस इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो, यानी उनमें प्लास्टिसिटी ज़्यादा हो कि टेम्परेचर की वेरिएशन भी होती है तो सर। वो उसको बर्दाश्त कर सकें। चाहे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है या उसमें फ्लक्चुएशन होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल। उसमें हो। इस तरह से जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं, मॉलोजिस्ट हैं, उनका रोल भी है कि वो भी क्लाइमेट को असेस करते हुए देखें कि कौन से अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट को, डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, और स्पेशली इंटीग्रेटेड अप्रोचेस कौन सी हो सकती हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो टेक्निक्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ दिस insect pests in the scenario of
चेंजिंग क्लाइमेट। सॉइल साइंटिस्ट जो है वो बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि जो इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से और ओवरऑल जो क्रॉप इंटेंसिफिकेशन की वजह से आपकी सॉइल डिग्रेडेशन की तरफ भी जा रही है, सॉइल फर्टिलिटी भी लो हो रही है। फिर हम 100% जब कमर्शियल फार्मिंग पे चले गए, फर्टिलाइजर कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है जो हमारी फर्टिलिटी पे, प्लस हमारी इन्वायरमेंट जो है पोल्यूशन पे, बाकी चीज़ों पे, उसको कैसे हम जो है एड्रेस कर सकते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोचेस यूटिलाइज करते हुए, या कोई अल्टरनेट सोल्यूशन। और अब अगर रिसेंटली हम देखें तो जैसे फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस, स्पेशली फास्फेटिक फर्टिलाइजर की, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिल्कुल सर। हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स के लिए कि किस तरह उसके अल्टरनेट सोल्यूशन फार्मर को दिए जाएं। और जो हमारे पास अगर कहीं पे कोई फिक्सेशन है फास्फोरस की या बाकी एलिमेंट्स की, तो उसको कैसे अवेलेबल कर सकते हैं अपने क्रॉप्स के लिए लो कॉस्ट टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज। सर ये आजकल मार्केटिंग फैसिलिटीज जो आपने बताई हैं कि इसमें जो इसके अंदर मिडिल मैन का काफी वो किरदार है कि वो किसान को तो नुकसान दे देता है, लेकिन वो आगे अपने फायदे के लिए अपना मुनाफा अपने पास रखता है, किसान को नहीं देता। इस हवाले से थोड़ा सा वो। डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट एड्रेस कर सकती है। तो ये पिछले 2-3 डेकेड से ये बहस चलती आती है और एक्सपर्ट से यही गाइडलाइन देते रहते हैं पॉलिसी मेकर्स को कि आप मार्केटिंग का सिस्टम बेहतर करें, इसको एस्टेब्लिश करें। तो लेकिन वो अभी तक स्टिल हमसे हो नहीं पाया। तो उसमें डेफिनेटली मिडल मैन का रोल है, उसको मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो है जब प्रोड्यूस आती है बल्क में किसी भी क्रॉप की, उस वक्त रेट प्राइसेस जो है वो एट वंस नीचे ले जाता है मिडल मैन। और जैसे ही प्रोड्यूस फार्मर के हाथ से निकल जाती है, उसके बाद जो है प्राइसेस बढ़ जाती है। रिसेंटली अगर हम देखें, सेसमी या तिल एक क्रॉप है, तो यस। कोई 1.5 महीना पहले जो है उसकी प्राइस जो है 5 और 6 हज़ार के दरमियान थी, जब फार्मर के पास पीक उसकी आई प्रोड्यूस। अब 1 महीने के यस। बाद ही तकरीबन उसकी प्राइस 1,000 से 15 रुपये 100 रुपये पर मंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। वीट का देख लें आप, वीट की प्राइस भी जब फार्मर बेचता है तो उसको कम मिलती है, लेकिन 1-2 माह के बाद ही जो है उसकी प्राइस जो है एडवांस जंप कर जाती है। तो इसमें डेफिनेटली मिडल मैन जो है वो, उसका रोल बहुत ज़्यादा है, उसको मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम जो है वो फैसिलिटेशन दे फार्मर्स को, इस तरह की जो है वो प्रोक्योरमेंट की फैसिलिटीज़, स्टोरेज की फैसिलिटीज़, या उनको जो है तो क्रेडिट की फैसिलिटीज़ कि वो अपनी प्रोड्यूस स्टोर कर सकें, या कोई उस पर चेक एंड बैलेंस हो, मिडल मैन का जो प्रॉफिट का शेयर इतना होगा। खैर एक ये लंबी बहस है, ये काफ़ी सालों से जैसे मैंने कहा चल रही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कंक्रीट डेवलपमेंट नहीं हुई जिसकी वजह से कि फार्मर को फ़ायदा हुआ हो, और आगे जो इवन कस्टमर है उसको भी फ़ायदा हो, और मिडल मैन का रोल मिनिमाइज हुआ हो। तो स्टिल इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ओके। जी नवीद, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, ठीक है, आ गया समझ। काशिफ? नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। जी समझ कोई नहीं आई है? सारी समझ आ गई है? नहीं सर, समझ आ गई है। नहीं आई? आ गई है सर, समझ आ गई है। अच्छा चलें। जी सर, थैंक यू। ओके, मेजर प्रॉब्लम्स इन एग्रो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लैंड डिग्रेडेशन जो है। लैंड डिग्रेडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको पता है कि तकरीबन 6 मिलियन एरिया जो आपका पाकिस्तान का है वो अंडर
सेलिनिटी या सेलाइन कंडीशन जो है वो चला गया और तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें आपका एक हाई टेम्परेचर जो है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट भी है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन एक ट्यूबवेल का पानी जो है वो पंप करके बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, जो आपका मोस्टली ब्लैकिश वाटर है मोस्ट ऑफ दी एरियाज में, वो भी एक अंडरग्राउंड वाटर इसका फैक्टर है। बहुत सारे और फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एक तो ये है प्रॉब्लम। इस तरह से इसमें सॉइल एरोजन जो है वो सैलिनिटी या सोडिसिटी, जिसकी हमने बात की पहले, वाटर लॉगिंग है डिग्रेडेशन में, सॉइल स्ट्रक्चर डिप्लीशन है, सॉइल फर्टिलिटी डिप्लीशन है। तो ये जो है सॉइल डिग्रेडेशन या लैंड डिग्रेडेशन जो एक मेजर चैलेंज है एग्रो एनवायरनमेंट में, मेजर प्रॉब्लम है, उसकी आगे जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसमें जैसे हमने बात की है कि वो आपके पास सॉइल इरोजन, स्पेशली आपके जो हिली एरियाज में है वाटर इरोजन ज़्यादा है। फिर हमारे कुछ जो है रेनफेड एरियाज हैं जहाँ पे खासतौर पे सैंडी सॉइल है, आपका थल है, थर है, चिलिस्तान है, वहाँ पे विंड इरोजन भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से सैलिनिटी, सोडिसिटी, वाटर लॉगिंग और जो है अपना फर्टिलिटी डिप्लीशन जो है, ये सॉइल डिग्रेडेशन में, लैंड डिग्रेडेशन में आ जाता है। तो जैसे मैंने पहले बात की कि सॉइल सैलिनिटी का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है, या ज़्यादा रिमार्क जो हाईलाइटेड है वो सैलिनिटी का है। और ख़ास तौर पे जो हमारा इंडस जो है प्लेन इंडस प्लेन एरियाज है उसमें ये तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और ये एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि आप जो है आपने डेफिनेटली अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक पैदा करनी है, लेकिन सैलिनिटी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो सलाइन एरियाज हैं उनमें प्रोडक्शन आपकी बहुत लो होती है। अगर आप उस सॉइल को डेवलप भी करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें लो यील्ड की वजह से एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है और चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉर्मली जो है वो इकोनॉमिकल नहीं होती एग्रीकल्चर। इसलिए उस पे साइंटिस्ट वर्किंग कर रहे हैं। तो अब जो कंसेप्ट है नया लिव विद सैलिनिटी, उस पे काम हो रहा है कि ये सैलिनिटी को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, जो साल्ट्स हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इनके साथ हमने सर्वाइव करना है। तो ऐसी स्पीशीज लाई जाएं और ऐसी ब्रीड्स जो है ब्रीडिंग के ज़रिए वैराइटीज़ लाई जाएं जिनकी टॉलरेंस जो है वो ज़्यादा होगी साल्ट्स या सैलिनिटी, ताकि वो इकोनॉमिकली वहाँ पे उन चीज़ों को हम ग्रो कर सकें। मोर देन 6 मिलियन हेक्टेयर एरिया लैंड जो है पाकिस्तान की, वो मॉडरेट या सीवियर सैलिनिटी से वो अफेक्टेड है, उसमें प्रॉब्लम है, और ये तेज़ी के साथ जो है एरिया बढ़ रहा है। इन जनरल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान
एक वैसे खुशकिस्मत मुल्क भी है कि इसमें बहुत सारे आपके पास सीजन अवेलेबल हैं। क्लाइमेट भी ओवरऑल हमारा इन जनरल अगर बात करें, ओवरऑल बात करें, अच्छा है क्लाइमेट। ठीक है, पाकिस्तान हैज़ एक्सीलेंट climate and crops are grown year round in most of the country। कि आपके मोस्टली जो आप खासतौर पे पंजाब सिंध में देखें, इवन बलोचिस्तान के कुछ एरियाज हैं केपी के, जिसमें ईयर राउंड आपकी क्रॉप्स ग्रो हो सकती हैं। नहीं तो बहुत सारे मुल्क हैं जिनमें 6-6 महीने बर्फबारी होती है, तो 6 महीने कंसेप्ट ही नहीं है, और मोनो क्रॉपिंग सिर्फ एक क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हम इस हवाले से लकी हैं कि हमारे पास 4 सीजन अवेलेबल हैं, और इस तरह का टेम्परेचर का पैटर्न है कि हम 2-3 क्रॉप तक तो अब जो है वो नॉर्मल समझी जा रही है पंजाब में, कुछ एरियाज में कि 3 क्रॉप जो है वहाँ पे ग्रो हो रही है पर ईयर। तो ये एक जो है वो खुशैन बात है, इसको हम पूरी यूटिलाइज अभी नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी और बहुत सारे जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, फार्म लैंड हमारे पास जो है वो छोटे साइज के फार्म जो हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं वो आगे आएंगी। अनफॉर्चुनेटली द environment in Pakistan is subject to moderate to severe type of degradation in both agro and urban areas। तो ओवरऑल तो हमारे पास ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि कुछ सिवेरिटी है। मतलब गर्मियों में कुछ मंथ ऐसे हैं जिसमें सिवियर आपके पास टेम्परेचर हाई होता है, फिर सर्दियों में भी 1-2 मंथ ऐसे हैं जब आपका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो चला जाता है, पार्टिकुलरली कुछ एरियाज में। वी शुड अडॉप्ट एफिशिएंट फार्मिंग सिस्टम टू improve soil structure, texture and fertility and ecological environment। उसमें हमें क्या ज़रूरत क्या है? हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम एफिशिएंट फार्मिंग सिस्टम्स जो है वो अडॉप्ट करें, जिससे ना सिर्फ हम अपनी सॉइल को बेहतर कर सकें, बल्कि जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसको भी इम्प्रूव कर सकें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो है पूछ लें उसे क्लास। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे फार्मिंग सिस्टम एफिशिएंट यूटिलाइज करें जिससे जो है आप की सॉइल जो है वो इम्प्रूव हो सके, सॉइल की हेल्थ इम्प्रूव हो सके। से फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एग्जॉस्टिव क्रॉप्स ना लगाएं, उसके साथ रेस्टोरेटिव क्रॉप्स ऐड करें, लेग्यूम क्रॉप्स ऐड करें। फिर जैसे फार्मिंग सिस्टम में कंसेप्ट है कि आप पोल्ट्री, लाइव स्टॉक जो है वो साथ इंटरप्राइजेज इंक्लूड करें फार्मिंग सिस्टम में। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि आपका जो, जैसे हमने पहले बात की कि उनका वेस्ट मटेरियल एज ए ऑर्गेनिक मैटर आप अपनी सॉइल में ऐड कर सकते हैं, आपकी सॉइल इंप्रूव होगी। फिर ग्रेजिंग एनिमल्स अगर आप रखे हैं तो जब ग्रेजिंग करवाएंगे उससे भी जो है वो डेफिनेटली उनका वेस्ट जो है सॉइल में ऐड आता जाएगा, और उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा उसकी फर्टिलिटी पे। इसी तरह से सिलाइन एरियाज में वहाँ पे आप या अंडरग्राउंड वाटर ब्रेकेज है तो फिश फार्मिंग का कंसेप्ट अच्छा है कि फिश पॉन्ड्स बनाएं आप, और वो फिश पॉन्ड्स वाला पानी जो है वो आप यूज़ करें तो वो स्लाइटली जो है वो बेहतर इम्प्रूव हो जाता है। पानी जो है उसको आप अपनी क्रॉप्स के लिए लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, और कुछ आप जो है साल्ट टॉलरेंट क्रॉप स्पीसीज से फॉर एग्जांपल अगर सब्जी का इशू है तो वो लगा सकते हैं। इस तरह की जो है वो क्रॉप्स लगाएं आप, या लाइफ स्टॉक, और उनका कम्बिनेशन क्रिएट करें जो एफिशिएंट हो रिगार्डिंग सॉइल हेल्थ इम्प्रूवमेंट। और जो एग्रो इकोलॉजी या एग्रो इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट की हम बात करते हैं, उसमें हम जो प्रैक्टिसेस हैं फार्म पे उनको
जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। से फॉर एग्जांपल हम टिलेज को मिनिमाइज करें, टिलेज का लेवल मिनिमाइज करें तो उससे डेफिनेटली आपका ट्रैक्टर कम चलेगा, आपकी फ्यूल बर्निंग कम होगी, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो उनकी मिशन कम होगी और आपका एनवायरनमेंट कम पोल्यूट होगा। फिर आप होली सोली कमर्शियल फर्टिलाइजर पे डिपेंड करने की बजाय अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, उससे भी आप अपना पोल्यूशन कम करेंगे। जो नाइट्रेट की लीचिंग है वो आपके इवन वाटर को जो है वो पोल्यूट करती है, तो अगर उसका आप यूज़ कम कर देंगे, उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट करेंगे कि उसके लॉसेस ना हो ज़्यादा, उसका जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन है वो इम्प्रूव करें, क्वांटिटी कम करें, इंटीग्रेटेड वे में बाकी जो आपके पास कंपोस्टिंग है, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योरिंग और बहुत सारी जो है टेक्निक्स ऐसी, या रोटेशन में क्रॉप्स लेग्यूम्स की हमने बात की, वो लेके आए। तो इस तरह की इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से भी आप उसकी जो है एग्रो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब जो एक कंसेप्ट है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का या कंजर्वेशन का, तो वो एक्चुअली यही है कि आप फार्म प्रैक्टिसेस जो है वो जैसे जैसे आप बेहतर करेंगे तो आप उसी हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से एफोरेस्टेशन का कंसेप्ट है, आप एग्रोफोरेस्ट्री में जा सकते हैं, एलए क्रॉपिंग में जा सकते हैं कि आप फॉरेस्ट के साथ साथ ट्री प्लांट के साथ क्रॉप्स को ग्रो करें, और ट्री लगाने के साथ डेफिनेटली आपका जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कम होगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन कम होगी। तो इस तरह की जो एफिशिएंट फार्मिंग सिस्टम्स अडाप्ट करके आप ना सिर्फ अपनी सॉइल हेल्थ जो है फार्म की भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि एग्रो इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट इकोसिस्टम जो है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है रिसोर्सेज फॉर फार्मिंग सिस्टम। इस पे जाने के से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन कर लें आज के पूरे लेक्चर के वाले से, क्योंकि हमारे पास 3-4 मिनट हैं, तो उसके बाद फिर क्लास वाइंड अप हो जाएगी। बाकी फिर हम नेक्स्ट जो है उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जी काशिफ, एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए। मैं करूंगा सर, हमारे यहाँ जो किसान है ये सैलेंट्री को खत्म कर तो फायदा है। आपकी आवाज ना डिस्टॉर्टेड थी, आप रिपीट करें अपना क्वेश्चन। सर सैलेंट्री हमारे यहाँ किसान है ना, ये फार्म यार्ड में पोल्ट्री यूज करते हैं, इनसे कोई फायदा है? तो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ क्योंकि आवाज आपकी डिस्टॉर्टेड थी। आप कहते हैं जो फार्म यार्ड मैन्योर या पोल्ट्री मैन्योर फार्मर यूज करते हैं उसका कोई फायदा है, ये मैं समझाऊं शायद, जी यही सर, जी क्वेश्चन है। सर, जी डेफिनेटली सर, इसका यही फायदा सर, है, डेफिनेटली जी इसका सर। फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है कि आप जो है फार्म यार्ड मैन्योर या पोल्ट्री मैन्योर अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है आप ना सिर्फ फर्टिलिटी या फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स उससे ऐड हो रहे हैं, बल्कि उससे आपकी सॉइल की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। सॉइल हेल्थ की जब हम बात करते हैं उसमें फॉर द टाइम बीइंग हम नहीं बात करते, इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन हम बात कर रहे होते हैं कि सॉइल हेल्थ अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं सॉइल की, तो उससे उसकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है सॉइल की वो बेहतर हो जाती है। कहीं पे कोई कोई फिक्सेशन हुई है तो वो उसकी जो है फिक्सेशन से वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। फिर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे जो है इसमें मौजूद होते हैं आपके फार्म यार्ड मैन्योर और पोल्ट्री मैन्योर में, जो आपकी क्रॉप्स को अवेलेबल हो जाते हैं। फिर आपकी उसकी सॉइल की पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो इम्प्रूव हो जाती है। यानी कि ओवरऑल ये सारी सारी चीज़ें तो सॉइल हेल्थ में आती हैं। ओवरऑल आप उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं तो उसके सारे जो कह लें कि फर्टिलिटी के पैरामीटर्स हैं वो इम्प्रूव आप कर लेते हैं, तो उससे आपकी सस्टेनेबल वे में प्रोडक्शन में बेहतरी आती है। ये नहीं है कि आप कमर्शियल फर्टिलाइजर तो एक दफा यूज करेंगे वो तो उसी क्रॉप को एडवांटेज होगा,
इसका बल्कि इन दी लॉन्ग टर्म जो है आपको एडवांटेज होगा, उस क्रॉप के लिए भी, अगली क्रॉप के लिए भी, और अगले 1-2 साल के लिए आपको इसका एडवांटेज होगा। और दूसरे नंबर पे डेफिनेटली जो इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशन की हम बात कर रहे थे वो भी उस हिसाब से नहीं होगी, लेकिन उसमें भी ये है कि फार्म यार्ड मैन्योर डीकम्पोज होना चाहिए, वेल एंड टाइम अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप जो है एक आपका जो डीकम्पोजिशन भी नहीं थी उसकी भी हुई और आपने फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई कर दिया और साथ ही क्रॉप लगा दी, तो उसमें बाज़ औक़ात आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है कि टर्माइट का अटैक हो जाता है क्रॉप पे और इस तरह की चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं। तो इसको भी हर चीज़ को एक टेक्निकल वे में जो है वो आपको यूज़ करने की फार्मर्स को ज़रूरत होती है, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ यूज़ करने की ज़रूरत होती है। जी। Okay ji, thank you. Class time is over. We will meet on next Wednesday for these 2 classes. तो ये क्लासेस इस तरह से हमारी ऑनलाइन हुआ करेंगी। तो अपनी वेल एंड टाइम आप लोगों ने LMS पे अटेंडेंस जो है लगानी है। अगर किसी का कोई इशू है तो मैंने वो लड़का जो IT का है उसका नंबर सेंड किया है, तो आप अपना जो है उस पे अगर किसी की रजिस्ट्रेशन का इशू आ रहा है तो LMS पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं। आपकी ये दोनों क्लासेस जो है वो इस तरह से ऑनलाइन हुआ करेंगी और एक डॉक्टर मुदस्सर अजीज साहब एक क्लास लेते हैं, वो फिजिकल क्लास हुआ करेगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। एनरोलमेंट जी जी काशिफ, नहीं लगी। बेटा आपकी आवाज़ ना डिस्टार्टेड है, आपके पास पता नहीं सिग्नल का प्रॉब्लम है। मैंने ये कहा है कि ये 2 क्लासेस इसी तरह से ऑनलाइन हुआ करेंगी और जो डॉक्टर मुदस्सर अजीज साहब एक क्लास लेते हैं वो फिजिकल क्लास हुआ करेगी। ठीक है जिसके उसमें मेरी एनरोलमेंट बेटा, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी ना सही, या तो आप आके मिल लें मुझे या कॉल पे बात कर लेंगे क्लास के बाद। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है यहाँ पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।